हेलो दोस्तों, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। मित्रों, आप किसी भी स्टेट में यदि अध्यापक वर्ग का एग्ज़ाम दे रहे हों तो निश्चित तौर से ये चैनल आपके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में ही काम करेगा। बस ये है कि मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों का थोड़ा आप अध्ययन करते रहें। आपके प्रश्न चाहे पुराने पेपर के प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर हों, चाहे आने वाले एग्ज़ाम के प्रश्न हों, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेंगे। तो चलिए साथियों, समय बर्बाद न करते हुए यहाँ पर बढ़ते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा, नैतिक मॉरलिटी, नैतिक तर्कणा मॉरलिटी और तर्कणा से मतलब है रीजनिंग पर आधारित होती है और ये प्रश्न राजस्थान टेट में 2013 का प्रश्न है। देखिए, पहला, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। अब चारों पढ़ने पड़ेंगे, सही क्या है वो बाद में मालूम पड़ेगा। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। देखो मित्रों, अपने व्यवहार से प्रभावित करना, यदि आप चोर के साथ व्यवहार कर रहे हो तो चोर के साथ चोर जैसी बात करनी पड़ेगी, पुलिस वाले के साथ बात कर रहे हो तो पुलिस वाले की जैसे बात करनी पड़ेगी, अपराधी के साथ बात कर रहे हो तो अपराधियों जैसी बात करनी होगी। तो अपराधियों जैसा व्यवहार करना ये नैतिकता तो नहीं है, क्योंकि उसने क्या कहा है, सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करे। तो बुरे लोगों को प्रभावित करने के लिए बुरा बोलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को प्रभावित करने के लिए अच्छा बोलना पड़ेगा। तो ये तो नैतिकता है ना। नैतिकता तो हमेशा ये कहती है कि हमेशा समाज के नियम कायदे कानून के अनुसार आप अच्छा बोलें। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरा, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही हो सकता है मित्रों, लेकिन अभी रोक के चलते हैं। चौथा ऑप्शन, कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ये भी गड़बड़ है मित्रों। मान लीजिए हमारी जेब में अभी लॉकडाउन का समय है, पैसे कम हैं, हमें खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो हम किसी के घर जाके चोरी कर लें तो क्या हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी? चोरी करी और चोरी करने के बाद बढ़िया मालपुए ला के खा रहे हैं हम, तो आवश्यकता की पूर्ति तो हो गई, लेकिन ये नैतिकता तो नहीं है चोरी करना, इसलिए ये ऑप्शन भी निपट गया। अब बचा पहला ऑप्शन और तीसरा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। तीसरा, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नियमों का पालन किया जाए तो कुछ लाभ ही मिले, इसलिए ये चला गया। सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत इन चारों में जो है वो क्या है, जो उसका रिजल्ट है वो उसके अच्छाई या बुराई को निर्धारित करता है कि बालक नैतिक है या नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्याजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। जीन प्याजे, और ये प्रश्न है यूपी टेट में आया हुआ है, 2013 का प्रश्न। किसके लिए? तो देखिए, हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास और नैतिक विकास। अगर ज्ञानात्मक विकास आ जाए तो समझिएगा ज्ञानात्मक विकास का जीन प्याजे ने क्या अर्थ समझाया था। तो उन्होंने कहा था संज्ञानात्मक विकास होता किससे है, तो मानसिक संरचना से, मानसिक संरचना से। और मानसिक संरचना की अगर मैं बात कर लूँ तो उस मानसिक संरचना में भाषा विकास भी सम्मिलित हो जाएगा, नैतिक विकास भी सम्मिलित हो जाएगा और सामाजिक विकास। मतलब ज्ञानात्मक विकास के अंदर ये तीनों ही पॉइंट समावेशित होते हैं। और जीन प्याजे ने मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत दिया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से तात्पर्य है। अब ये प्रश्न हरियाणा टेट 2013 का है। अब देखो मित्रों, मैं बार बार कहता हूँ कि हिंदी में बहुत कंफ्यूजन है इस टॉपिक में, इसलिए जीन प्याजे के कुछ 12-13 वर्ड हैं, उसे आप इंग्लिश में थोड़ा तैयार करके रखिएगा। चलिए, क्या है ये चीज़, इसको पढ़ के देखते हैं। तो समाविष्टीकरण, अब समाविष्टीकरण क्या है, देखिए पहला ऑप्शन पूर्ववर्ती। चलिए अब समझिएगा, पहले तो क्या है कि लिखा हुआ है, तो लिखने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समाविष्टीकरण का मतलब क्या होता है, तो चिंतन के नए तरीकों का समाधान। चिंतन में क्या करते हैं,
जो चिंतन करता है बच्चा, चिंतन में नए तरीकों का समावेश, नए तरीकों का समावेश करना और जो पहले की संरचनाएं हैं तथा जो पहले की संरचना है ना, पहले की बौद्धिक संरचनाएं जो हैं, पहले की बौद्धिक संरचनाएं जो हैं, संरचनाओं या संज्ञानात्मक संरचनाओं में सुधार करना, ये कहलाता है सुधार करना। ये अर्थ हुआ किसका? समाविष्टीकरण का। लेकिन अब एक वर्ड आया तो ये समझ में नहीं आया, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाके जीन पियाजे की 8 वीडियो डली हैं, उनको देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने वहाँ पे बताया था कि जीन पियाजे ने एडॉप्टेशन की बात की है, एडॉप्टेशन की बात की है। एडॉप्टेशन में पहला पार्ट उन्होंने दिया था एसिमिलेशन, एसिमिलेशन दिया था, और दूसरा वर्ड जो दिया था वो एकोमोडेशन दिया था। और उन्होंने कहा था कि अगर घर में एक बच्चा आ रहा है, एक बच्चा है घर में छोटा सा, और उसके घर में अगर चूहा आता है तो उसे देखकर वो चूहा चूहा बोलने लगता है, और वो समझ जाता है कि जिसके 4 पैर हैं, जो 4 पैर पे चल रहा है वो चूहा है। और एक दिन अचानक घर में गिलहरी आई, उसको देखकर भी चूहा कहता है। तो 4 पैरों के आधार पर उसने जो संज्ञानात्मक संरचना विकसित की और हर जानवर को अब वो चूहा कह रहा है, तो वो एसिमिलेशन का उदाहरण है। लेकिन बाद में चलकर जब बच्चा समझता है कि चूहे की विशेषता अलग है, बिल्ली की विशेषता अलग है, गिलहरी की विशेषता अलग है, और फिर अपने इस बौद्धिक संरचनाओं में जो सुधार करता है वो प्रक्रिया कहलाती है अडॉप्टेशन। और ये दोनों ही काम क्यों करता है, एसिमिलेशन और एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन क्यों करता है? तो एडॉप्टेशन मतलब अनुकूलन करने के लिए, समाज के साथ अनुकूलन के लिए। तो ये जो एकोमोडेशन है, इसी को हिंदी में लोगों ने ट्रांसलेट क्या किया? समाविष्टीकरण। तो अब देखिए इसके आधार पे सुनते हैं पहला ऑप्शन, पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान। तो मिलान नहीं है, परिवर्तन है। चिंतन के नए तरीकों का समावेश, देखो मिल गया, नए तरीकों का समावेश, तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने हेतु व्यवहार करना। हमें ये सही लग रहा है, लेकिन हम अभी आंसर नहीं देंगे। अगला ऑप्शन पढ़ लो, प्रत्यक्षात्मक तथा संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना, और पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्यावस्था होना। तो पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के बीच ऐसी कोई बात नहीं है। जीन पियाजे ने जो समाविष्टीकरण के संबंध में जो बात की है वो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु समूह, ये हरियाणा टेट में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। आप मेरे वीडियो पे जाके कि वीडियो की प्लेलिस्ट में देखिएगा, आप समझ जाएंगे कहाँ पर। तो मेरे जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे प्लेलिस्ट है। इस जीन पियाजे की प्लेलिस्ट में वीडियो जो है, वीडियो नंबर आप 6th पे जाइएगा, 6th उसको देखिएगा। उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को बहुत डिटेल में समझाया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है, इन्होंने जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताए हैं, 4 स्टेज। 4 स्टेज में सबसे पहली जो है वो 0 से 2 वर्ष तक है, ये पहली है। दूसरी अवस्था होती है ये, तीसरी अवस्था ये है, और चौथी अवस्था तो इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में। तो यहाँ पर मित्रों ये तीसरी अवस्था जो है वो तो ठोस संक्रिया की होती है। ये कौन सी अवस्था होती है? ठोस संक्रिया की अवस्था। ये पहली अवस्था होती है संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। और ये दूसरी अवस्था जो होती है यही होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती। अब नहीं शब्द आ जाए तो क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से सॉल्व करना। और ये प्रश्न हरियाणा टेट में 2013 में आया हुआ प्रश्न है। सबसे पहली बात तो यह है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है इसका टाइम पीरियड क्या है मित्रों?
तो 7 से लेकर 11 वर्ष तक इसका टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब यहाँ पर वो कह रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए इसमें किस किस का गुण इस अवस्था में, मैंने बताया था कि संरक्षण का गुण विकसित होता है इसी अवस्था में, संरक्षण का। और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो नंबर देखिएगा, यहाँ पर 7th नंबर की वीडियो और 8th नंबर की वीडियो देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो संरक्षण का गुण विकसित होता है, ये नहीं कह रहा है, इसलिए संरक्षण तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो होता है। फिर दूसरा, विचारों में विलियमिता, इसने कहा विचारों में विलियमिता, क्रमबद्धता। अब समझिए पंक्तिबद्धता, पंक्तिबद्धता मैंने वहाँ पर आपको समझाया है कि इसी उम्र में बच्चा वस्तुओं को उसके आकार के आधार पर या उसकी लंबाई चौड़ाई के आधार पर उसको क्रम में जमा लेता है। इसका मतलब ये तो सही है किसके, मूर्त संक्रिय अवस्था के संबंध में, इसलिए आंसर ये भी नहीं होगा। अब विचारों की विलोमीयता, विलोमीयता ये विशेष है। विचारों की विलोमीयता का मतलब समझो कि हम जब 2 गुणा 2 करते हैं तो हुआ 4, बच्चा समझ रहा है, और 4 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 2। तो जब बच्चा होता है कब, 2 से लेकर 7 वर्ष में, मतलब किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऐसी अवस्था में बच्चा ये करना तो सीख जाता है, लेकिन बच्चा ये नहीं समझता है कि इन दोनों में छिपे हुए नियम क्या हैं, कि ये दोनों नियम एक दूसरे के कैसे हैं, विलोम हैं, 2 नियम एक ही जैसे हैं, ये हम समझ पा रहे हैं। तो ये गुण जो है विलोम का नियम, इसे ही बोलते हैं पलटावी गुण। पलटावी गुण ये ऐसे बोलते हैं ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो मैंने आपको वीडियो में पूरा समझाया हुआ है। तो इसी को इन्होंने दूसरे में लिख दिया विचारों की विलेयता। तो ये पलटावी गुण का विकास जो होता है, वो विकास जो होता है वो किस अवस्था में, मूर्त संक्रिया में। इसने कहा है नहीं, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब बचा क्या हमारे पास, बी ऑप्शन, इसलिए हमारा आंसर बी सही है। तो मनोविज्ञान के बाल विकास के प्रश्नों को सही करने का तरीका यही है मित्रों कि पहले गलत ढूंढो, सही आंसर अपने आप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। अब जन्म से 2 वर्ष मतलब बात किसकी हो रही है, तो संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था की बात चल रही है। और ये CTET 2011 में आया हुआ प्रश्न है कि सबसे बेहतर सीखता है, क्या सीखता है वो देखते हैं। देखिए, तो भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, तो भाषा के नए ज्ञान तो इस उम्र में बालक कर ही नहीं पाता। दूसरा, अमूर्त तरीके से, तो अमूर्त तरीका तो चौथी अवस्था बताई है उन्होंने 11 से लेके 15 वर्ष तक, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, निष्क्रिय शब्द बच्चा अभी सक्रिय नहीं समझ पा रहा है ढंग से, तो निष्क्रिय क्या समझेगा, तो ये भी गलत है। बस यहाँ पर इस अवस्था में संवेदी पेशीय अवस्था मतलब संवेदनाओं को समझना, और संवेदनाओं को समझने का काम किसके द्वारा होता है, तो हमारे ज्ञानेंद्रिय इंद्रियों के द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। और CTET 2011 का ये प्रश्न है। अब समझिएगा यहाँ पर इसने क्या कहा, अमूर्त। और मैंने अभी बताया था पिछले प्रश्न में ही कि अमूर्त जो संकल्पनाएं हैं इसका विकास होता है कब, तो 11 से 15 वर्ष तक, या किसी किसी बुक में लिखा रहता है 12 से 15 वर्ष, जिसे हम बोलते हैं 4th स्टेज, चौथी अवस्था, जिसका नाम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, या इसे ही बोलते हैं अमूर्त संक्रिया की अवस्था। तो बिल्कुल क्लियर है कि अमूर्त संकल्पनाओं का विकास कहाँ होगा, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो चलिए गाइस यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, कहलाती है। CTET 2011 का प्रश्न, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अब समझिएगा यहाँ पर
कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इस प्रश्न के लिए आप इंग्लिश वर्जन देखिएगा और मेरी वीडियो को जाके आप देखिएगा। मेरे वीडियो की फर्स्ट वीडियो, जीन पियाजे की प्लेलिस्ट की फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित कैसे किया जाएगा, मुद्दे की बात यह है। तो संशोधन के लिए मैंने अभी आपको बताया था एडॉप्टेशन, और एडॉप्टेशन में मैंने एक वर्ड बताया था आपका एसिमिलेशन, और दूसरा बताया था मैंने एकोमोडेशन, ये वर्ड बताए थे। और मैंने कहा था संज्ञानात्मक संरचना जैसा बच्चा सीखता है कि हर पहले जानवर को देखा उसने चूहे को, तो सबको वो चूहा बोल रहा है, वो एसिमिलेशन है। और जब उसमें करेक्शन कर रहा है, उसमें संशोधन कर रहा है, या बिल्ली को बिल्ली कह रहा है, चूहे को चूहा कह रहा है, गिलहरी को गिलहरी कह रहा है, तो वो प्रक्रिया हो गई एकोमोडेशन। अब ये स्कीमा तो है नहीं, क्योंकि स्कीमा भी मैं समझा चुका हूँ, परसेप्शन भी नहीं है। अब आप फंसे इन दोनों पॉइंट में। तो अब मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर जो काम करेगा आपका ये इंग्लिश वर्ड ही करेगा। और जो पेपर में प्रश्न आया था वहाँ पर इस समायोजन का अर्थ उन्होंने, आपको लग रहा होगा कि समायोजन मतलब एडजस्टमेंट, लेकिन मित्रों यहाँ पर इस पेपर में समायोजन का इंग्लिश में वर्ड एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ था एकोमोडेशन। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में लिखा है जीन पियाजे ने, और ट्रांसलेट करने वालों ने किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए एडॉप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, स्कीमेटा, स्कीम, स्कीमा, ये सब इंग्लिश वर्ड थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए गाइस बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदक प्रेरक अवस्था किसके साथ संवेदित है। अब ये अवस्था जो है, और ये प्रश्न आया है CTET 2012 का प्रश्न है, और ये अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पहली बात तो ये हो गई, जन्म से 2 वर्ष होता है। और यही वो समय होता है कि यहाँ पर बच्चा विशेषकर किससे सीखता है, अनुकरण से, अनुकरण से और खेल के माध्यम से सीखता है। तो अनुकरण जो है, आप मेरी जाके देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट जीन पियाजे की प्लेलिस्ट में जाइएगा और मेरी 5th वीडियो देखिएगा आप वीडियो, और 5th वीडियो में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इस अवस्था में बच्चा जो है वो विशेषकर, देखिए सामाजिक मुद्दे से उसका संबंध नहीं होता, तार्किक रूप से तो वो कब सोचेगा कि जब वो किस अवस्था में आएगा, 3rd स्टेज में। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, विश्लेषण करने की अवस्था 4th स्टेज में आती है। ठीक है, तो यहाँ जो अनुकरण है वो पहली अवस्था है जहाँ बालक अनुकरण के आधार पर अपनी चीज़ों को स्मृति में सेट करता है और मानसिक निरूपण मतलब मेंटल स्ट्रक्चर तैयार करता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं, तो देखिए यहाँ पर CTET 2015 का प्रश्न है। अब बच्चे तो हर चीज़ से सीखता है, लेकिन बात किसकी हो रही है, पियाजे की। तो देखिए अब यहाँ पर फिर मुद्दे की बात कि समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, पहली बात। दूसरा, सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रिया। अब देखो मित्रों, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर सीधे सीधे इंग्लिश में वर्ड लिखा है एडॉप्टेशन, क्योंकि देखिए आप लोग के पास जो बुक है वो हिंदी मीडियम की है, और मैं जो आपको मटेरियल पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी इंग्लिश दोनों से मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पेपर में दिखता है कि यहाँ पर एडॉप्टेशन है। तो और एडॉप्टेशन के ऊपर अनुकूलन का अर्थ क्या है, एडॉप्टेशन। तो इसलिए यहाँ पर जीन पियाजे ने यही कहा है विशेषकर कि बच्चे का जो मानसिक संरचना का विकास होता है वो किसके अनुसार होता है, तो एडॉप्टेशन प्रोसेस के कारण। इसलिए आंसर यही होना चाहिए। फिर भी 4th पढ़ते हैं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना है। लगभग सही चीज़ें यार, लेकिन जीन पियाजे के अनुसार जो है वो कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। क्योंकि एडॉप्टेशन का मैंने कहा था एक पॉइंट बताया इन्होंने एसिमिलेशन, और दूसरा बताया था
एकोमोडेशन। अच्छे से एक बार मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। निश्चित तौर से चैनल आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा उतरेगा। मिलेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट मेरे साथी।